और कम्युनिस्ट का मतलब होता है आदान प्रदान करना। संप्रेषण की प्रकृति सतत, निरंतर चलता है, द्विमार्गी, मेरे से आपकी तरफ, आपसे मेरी तरफ, ये एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आ गया। सार्वभौमिक, संप्रेषण को क्षेत्र विशेष से सीमित नहीं कर सकते। संप्रेषण गत्यात्मक, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये एग्जाम में आ गया। सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, मतलब ये एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आ गया, ये एग्जाम में आ गया। एक विशेषता को लेकर 5 प्रश्न बना दिए, पांचों प्रश्न ग्रेड फर्स्ट में आए हुए हैं। मतलब इस प्रकार से तैयार कर लो कि उसके बाद कुछ देखना नहीं पड़े। संप्रेषण विचार व भावनाओं को जानने व समझने की प्रक्रिया, एडगर डेल। यदि परिभाषाओं की बात करेंगे तो एडगर डेल मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर है। इनकी 2 परिभाषाएं संप्रेषण में पूछी गई हैं। एंडरसन, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें चेतन या अचेतन ढंग से संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित किया जाता है। एडगर डेल, भावनाओं विचारों को जानने और समझने की प्रक्रिया है। मैंने बोला कि केवल 2 डेफिनेशन पढ़ के चले जाओ, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। अब यदि तुम 2 डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते तो तुम मूर्ख इंसान हो। प्रभावी संप्रेषण में उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन जानते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाते समय एकदम से कई बार गंभीर हो जाता हूं, मैं पढ़ाते समय एकदम से कई बार हंसने वाली बात करने लग जाता हूं, मैं पढ़ाते समय एकदम से मोटिवेटर के रूप में आ जाता हूं और मेरी भाषा में एक जोश झलकने लग जाता है और तुम्हें लगने लग जाता है कि सर आग सी लग रही है। ये उद्दीपन परिवर्तन होता है। मैं कभी एक वे में नहीं पढ़ाता हूं, पूरी क्लास में किस समय मैं क्या बताने लग जाऊंगा और किस बिंदु पे मोटिवेट करने लग जाऊंगा, ये आप भी नहीं जानते, याद रखना। ये उद्दीपन परिवर्तन। अभिप्रेरणा, दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। उद्दीपन परिवर्तन वाला भी एग्जाम में आया। मोटिवेशन, संप्रेषण हमेशा मोटिवेशन युक्त होना चाहिए। हर समय कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव होना चाहिए जो बच्चे को लगे कि हाँ सर लग रहा, फील आ रहा है। क्या आ रहा है? फील आ रहा है, याद रखना। तो अभिप्रेरणा, उद्दीपन परिवर्तन, यह उद्देश्य युक्त होना जरूरी नहीं है। उद्देश्य युक्त होना जरूरी है। जो संप्रेषण उद्देश्य युक्त नहीं होगा, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं किसी से कम्युनिकेशन कर रहा हूं और मुझे यही नहीं पता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूं, तो क्या वो सार्थक होगा? क्या वो परिणाम देगा? कदापि परिणाम नहीं देगा। तो ये मतलब कि इस लाइन में कम्युनिकेशन के आरपीसी में आए हुए कम से कम 7 प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बनाया गया है। टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने साइकोलॉजी के लिए, उन बच्चों को पता है कि मैंने कंप्लीट प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में इन्हीं ऐसे प्रश्न बना बना के करवाए ताकि बच्चे को रिवीजन करना ही नहीं पड़े ना, सब कुछ आ गया टेस्ट सीरीज के माध्यम से। संप्रेषण उद्देश्य युक्त होता है, किसमें लिख रखा है? नहीं है। संप्रेषण मनोवैज्ञानिक होता है, संप्रेषण सामाजिक होता है, संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है, संप्रेषण में अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, संप्रेषण सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया है, संप्रेषण प्रसारण करने की प्रक्रिया है, संप्रेषण समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, संप्रेषण अभिप्रेरणा प्रदान करने की प्रक्रिया है। बेटा ये सब क्या है? संप्रेषण की प्रकृति है। तो एक प्रकार से आप माइंड में फीड कर लें, जैसे मैंने इन सभी प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बना दिया, ऐसे खुद के आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। ऑल एग्जाम कंप्लीट। कम्युनिकेशन की प्रकृति यहां क्लियर हो गई। आगे देखिए, गलत मिलान है इनमें से। कौन सा गलत मिलान है? संप्रेषण में भौतिक बाधा, स्वास्थ्य, शोर, ध्वनि, वर्षा। देखिए भौतिक बाधा में क्या है? यही तो है, कोहरे की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ध्वनि की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मेरा सरदर्द हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है और मैं बातें नहीं कर पा रहा हूं, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो ये सब फिजिकल बैरियर्स हैं। ये क्या है? फिजिकल बैरियर्स हैं, याद रखना। सर बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया, रेट पास हो गई है, आपको शामिल कर लेंगे, टेंशन नहीं लें। और जिंदगी में याद रखो, ताकत आपके सामने है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, इस ताकत को पहचानो, अपनी बात वहां तक, आला कमान तक पहुंचाओ। याद रखना, आला कमान तक अपनी बात पहुंचा दी तो कुछ ना कुछ आला कमान जरूर करेगा। ओके सर, आपकी पूर्व प्रश्नों की किताब कब तक बनकर आएगी मार्केट में? देखो टाइप हो रही है भाई, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। आप जिन बच्चों को जल्दी है वो मार्केट से कोई भी किताब ले लो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन सी होती हैं? मनोवैज्ञानिक बाधाएं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में चिंता, टेंशन होती है, आप ढंग से बात नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। जिस बच्चे की टेंशन होगी ना, वो कुछ अनगल बातें करने लग जाएगा, ठीक है ना, वो अनावश्यक रूप से डाइवर्ट होने लग जाएगा। अपूर्ण जिज्ञासा, अधूरी जिज्ञासा साइकोलॉजिकल बाधा है, आप जानते नहीं है, अधूरी इच्छा है। गलत प्रत्यक्षीकरण, यानी ये तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। अत्यधिक चिंता, अधूरी इच्छा, ठीक है, गलत प्रत्यक्षीकरण, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, या मान लीजिए पहले से आपको कुछ गलत प्रत्यक्षीकरण हुआ है, गलत अनुभव मिला है,
ठीक है, क्या मिला है, गलत अनुभव मिला है या पूर्वाग्रह आपका किसी के प्रति है, तो एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाएं, बैरियर संबंधी बाधाएं। पृष्ठभूमि संबंधी बाधाओं का मतलब है कि जो पहले से आपका भूत है, आपका जो मतलब अतीत है वो प्रभावित कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है और कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रखे मैं वर्तमान में नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, तो आपने किसी दूसरे टीचर से पढ़ा है और वर्तमान में नए से पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा यार उसने तो ये बताया था, ये बता रहे हैं। तो पूर्व अधिगम, ठीक है ना, रीति रिवाज, परंपराएं, ये हमेशा पृष्ठभूमि संबंधी बाध्य में आता है। ठीक है, पहले जो चीज आपने कर रखी है और दूसरी चीज आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्व अधिगम, पूर्व कार्य, ये सब पृष्ठभूमि संबंधी बाधा में आता है। भाषा में क्या आएगा, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह भाषा में नहीं आता, साइकोलॉजिकल में आता है। रूढ़ियां पृष्ठभूमि में आती हैं। अभिप्रेरणा का ना होना मनोवैज्ञानिक में आता है। तो भाषा संबंधी बाधा में हकलाना, तुतलाना, उच्चारण गलत होना, ठीक है, शब्द आडंबर अधिक होना, ये सब भाषा संबंधी बाधाएं होती हैं। अब यहां से आप पेपर पैटर्न को देखोगे ना, तो देखना लगभग आप परीक्षाओं में देखोगे कि संप्रेषण की बाधाओं पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चारों बाधाओं को अच्छे से देख के जाइए। एक प्रकार से ये सब आए हुए बिंदु हैं, इनको अच्छे से देख लेना। अवनी पब्लिकेशन सप्तम एडिशन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में कुछ टॉपिक रह रहे हैं, तो क्या उसमें देखिए सेकंड ग्रेड में लगभग रीट वाला साइकोलॉजी तो आ ही रहा है, रीट वाला साइकोलॉजी तो आ ही रहा है। ठीक है, और बाकी लेना चाहें तो ले लें, वरना कोई साइकोलॉजी का तो कोई इश्यू नहीं है। आपकी जो ये समस्या है कि सर सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य का हमें अलग से मैटर चाहिए, तो उसकी भी हम बुकलेट अलग निकाल देंगे छोटी सी, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा, 4 से 5 दिन। तो कोई जरूरी नहीं है, आप साइकोलॉजी आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। बीकानेर, अच्छा वो पोस्ट मैट्रिक उत्तर मैट्रिक, देखिए पोस्ट मैट्रिक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, आप उसको लेकर तनाव नहीं ले। ठीक है ना, जो मैटर हमने डाला है, जो ऑफिशियल योजनाएं हैं, जो चर्चित योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं वाली जरूर डाली हैं, बट छात्रवृत्ति योजनाओं पे प्रश्न आप बहुत रेयर चांस से प्रश्न बनता है। तो अब ये तो चेंज होती रहती हैं, इनको लेकर आप टेंशन में नहीं आएंगे सर क्या हो जाएगा, वो जो चेंजेस हो जाएंगे वो सब मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, एक चीज पेज बनाकर डाल दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। सुजल जी गुजर कर रहे हैं सर शिक्षा को बाजार बना दिया, निश्चित रूप से शिक्षा एक बाजार है, व्यापार है शिक्षा। ठीक है, सुजल जी आप बहुत अच्छे बहुत बढ़िया प्रतिभावान विद्यार्थी हैं। मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है ये मेरा यूट्यूब चैनल बताता है, और मैंने जितना निःशुल्क करवाया है, पूरा रेट का कोर्स कंप्लीटली यूट्यूब पे निस्वार्थ रूप से डाला हुआ है। आज ग्रेड फेस्ट की लगभग चीजें ऑल्ड एंड गोल्ड में कंप्लीट साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट लगभग डले हुए हैं। जो बच्चा यूट्यूब को भी देख लेगा उसको जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की। फिर भी आप जैसे नमूने जो होते हैं उनके लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आप जब ऐसे वर्ड्स बोलते हो तो और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और कुछ बेटर करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो आप लोग जिसके इशारे पे कर रहे हो, मजा आता है, क्या फर्क पड़ता है। लाइफ में तो भगवान ही सबको खुश नहीं रख सकते, तुम जैसे लोगों को क्या खुश रखेंगे। और वैसे भी संप्रेषण नियंत्रण तत्व है, याद रखिएगा संप्रेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा संप्रेषण के सब प्रश्न ले आया हूं मैं इसमें, मतलब आपके मन में आता ना कि सर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखें ही नहीं देखें, मतलब यहां पे आपको लगभग वो भी तैयार हो जाएंगे यदि आपने इनको थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया। संप्रेषण नियंत्रण तत्व है, ठीक है। कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड के 3 तत्व होते हैं, इन तीनों पे प्रश्न आया हुआ है कि प्रश्न यहां से केवल यही पूछा गया है कितने तत्व कौन से होते हैं। अदा मतलब इनपुट, पर्दा मतलब आउटपुट, यंत्र संसाधक मतलब प्रोसेसर। अदा का मतलब क्या है, जैसे मैं विषय वस्तु पढ़ा रहा हूं तो ये इनपुट है, ठीक है। और जैसे मैंने मान लीजिए कोई डाटा बोला और इससे आपके व्यवहार में बदलाव हुआ कि यार सर ने अच्छे से समझा दिया है, आज कम्युनिकेशन के जितने प्रश्न थे वो मेरे तैयार हो गए, तो ये जो परिणाम आ रहा है वो क्या है, पर्दा आउटपुट है। यंत्र संसाधक किसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से आउटपुट में चेंज किया जाए कि यार ये जो मैं चाह रहा था वो परिणाम नहीं आया, तो ये प्रोसेसर कहलाएगा। फिर आता है संप्रेषण मुद्रित माध्यम, यहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। संप्रेषण के 2 माध्यम होते हैं, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड। प्रिंटेड माध्यम में सब सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो मैटर होता है वो आता है, सवनुदेशी सामग्री, चार्ट आता है, पुस्तकें आती हैं, शब्दकोश आता है, इंसाइक्लोपीडिया आता है, ठीक है ना, अभिक्रमित सामग्री आती है, शब्दकोश आता है। ये सब के नाम देख के जाएं, डिटेल नहीं पढ़नी है, केवल इनके नाम देखने हैं।
अमुद्रित माध्यम में आते हैं और रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, नाटक, ये जितने भी हैं ये अमुद्रित माध्यम में है। तो आप इतना जरूर देख के जाएं कि प्रिंटेड मीडिया क्या और अप्रिंटेड मीडिया क्या है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है, ये एग्जाम में आया हुआ शब्द, प्रश्न याद रखना। कम्युनिकेशन कम्युनिस्ट से मिलकर बना है और कम्युनिस्ट का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। कक्षा संप्रेषण व्यक्तिक होता है, गलत हो गया। कक्षा संप्रेषण पे टोटल 3 प्रश्न आए, सुन लीजिएगा। कक्षा संप्रेषण शैक्षिक संप्रेषण को बोलते हैं। यहां माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। बालक प्रधान होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। शिक्षक इसमें गौण होता है, याद रखना, बालक प्रधान होगा। और ये व्यक्तिक और सामूहिक दोनों होगा। क्या होगा? ये व्यक्तिक और सामूहिक दोनों होगा, याद रखना, केवल व्यक्तिक नहीं होता है। मैं और व्यक्ति तो बहुत कम होता है कक्षा संप्रेषण, पूरी क्लास में बच्चे बैठे हैं, मैं किसी एक बच्चे को पर्टिकुलर थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं सभी बच्चों को संबोधित करके पढ़ाऊंगा। तो कक्षा संप्रेषण हमेशा सामूहिक होता है। क्या होता है? सामूहिक। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है, याद रखना। ये क्या है? गलत है। संप्रेषण नियंत्रण तत्व सही है। संप्रेषण मुद्रित माध्यम, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये क्या होते हैं? अमुद्रित माध्यम होते हैं और इसमें मुद्रित लिख रखा है, इसलिए 2 नंबर भी गलत है और 4 नंबर भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 2 और 4। 2 महीने में सेकंड ग्रेड निकाल सकते हैं, मेरा रिट में नहीं हुआ है, क्या करूं सर? और देखिए, 2 चीजें हैं, ये सवाल कभी किसी से मत पूछिए, धीर सर की बात नहीं है, जिंदगी में अपने आप से पूछिए। हम क्या नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात ये। मैंने कहा कि 2 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो 10 डेज में ये मान चुके हैं कि हम बाहर हो गए। आप कितनी पॉजिटिविटी, कितने उत्साह के साथ करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। कितने अनावश्यक वातावरण से आप दूर रहते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप सिलेक्टेड विषय वस्तु के साथ 2 महीने तो बहुत होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से हम कितना यूजफुल पढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो ये सब चीजें कभी टाइम पे डिपेंड करती नहीं है, डिपेंड इस बात पे करता है कि किस गति से और किस उत्साह के साथ और किस साधनों के साथ तुम चलोगे, उस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो उसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि रीट मेरी नहीं हुई है, मुझे सेकंड ग्रेड करना है। डी होगा। डी होगा क्यों? पक्का? डी कैसे होगा? नियंत्रण तत्व सही है, ये तीसरा भी सही है। सुमेलित, हाँ सुमेलित पूछ रहा ना, एकदम सही बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। डी, डी इसलिए होगा कि सुमेलित पूछ रहा, तो सुमेलित के अंदर ये 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 3 एकदम सही। मैं सुमेलित समझ गया, ठीक है, सुमेलित है। ये थोड़ी सी गलती होती है, वही क्रिकेट वाली मैच की बात है कि सुमेलित की जगह हमने असुमेलित पढ़ लिया तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, और असुमेलित की जगह सुमेलित पढ़ लिया तो आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ बता दिया मैंने, आंसर डी होगा इसका ना, सुमेलित पूछ रहा है, असुमेलित नहीं पूछ रहा। तो सुमेलित में 1 और 3 है। मिलान सही नहीं है, देखिएगा। वाणी संप्रेषण, वाणी संप्रेषण किसको बोलते हैं? अपन कई बार जब बातचीत करते हैं तो अपन बीच में बोलते हैं हूं, हाँ, ना, या जोर से अपन हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं, सीटी बजाते हैं, ये सब हमारा वोकल वाणी संप्रेषण होता है। ये मतलब अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार है। आपने इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, आप केवल हाँ, हूं, ना, या आप जोर से हंसे हो, याद रखना, ठीक है, सीटी बजाना, ठहाका लगाना। शैक्षिक संप्रेषण क्या होता है? शैक्षिक संप्रेषण शिक्षक केंद्रित और शाब्दिक, गलत बात है। शैक्षिक संप्रेषण याद रखना बालक केंद्रित होगा, ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, और ये शाब्दिक नहीं होता है। ये शाब्दिक तो होता ही है, ये अशाब्दिक भी होता है। क्या होता है? अशाब्दिक भी होता है। तो छोटे छोटे बिंदु हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ओके, हो गया यहां तक? लोक संप्रेषण में रेडियो टीवी, लोक संप्रेषण का मतलब क्या है? जन संप्रेषण में बोल सकते हैं। जब मुझे अपनी बात असाधारण बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? लोक संप्रेषण का। इसको जन संप्रेषण बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, तो ये जो मन की बात है ना, वो लोक संप्रेषण है, वो क्या है? जन संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण किसको बोलेंगे? ग्रे पॉइंट संप्रेषण। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, याद रखना। अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। औपचारिक जो होता है बड़ा व्यवस्थित और वैज्ञानिक होता है। जैसे मुझे किसी आईएएस से, जिला कलेक्टर से बात करनी है,
तो मैं पहले उसके जो उसका पी असिस्टेंट है उसके पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाऊंगा कि साहब मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, फिर कलेक्टर तक जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप कलेक्टर के चैम्बर में घुस गए। तो औपचारिक संप्रेषण एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया वाला होता है, और जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है उसको अपन ग्रे पॉइंट का मतलब अंगूरी लता, किसकी तरह अंगूर लता, कोई भी किसी से कुछ भी बातें कर सकता है, वो ग्रे पॉइंट संप्रेषण है। तो इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखना। डी ऑप्शन सही है, सी सही है, ए सही है, बी गलत है। क्या है बी गलत? ओके, हो गया। ग्रे पॉइंट क्या होता है? ग्रे पॉइंट होता है ना, कोई किसी से ही बात करे। अंगूर लता को आप समझ में नहीं आता, एक अंगूर सब लटके हुए होते हैं, ठीक है ना। अब वो कोई भी सब अंगूर आपस में टच से हैं, ठीक है। तो कोई किसी से भी अपनी बातें कह सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ये क्या होता है? ग्रे पॉइंट संप्रेषण होता है। अंग्रेजी का कोबो केप है, उसकी साइकोलॉजी की छोटी बुक की निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कष्ट कैसे हम आगे एग्जाम में लाभदायक हो सके। चलो नागर जी, आपकी बात को ध्यान में रखेंगे हम, इस पे सोचेंगे, है ना। ओके, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। तो इसमें शैक्षिक संप्रेषण वाला गलत हो गया, क्योंकि ये बालक केंद्रित होता है और ये शिक्षक केंद्रित नहीं होता। असुमेलित अग्रिम संगठन प्रतिमान डेविड आशुबेल ने दिया है। देखिए, इसको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी बोलते हैं। बहुत प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में, होता है सर शिक्षण प्रतिमान टॉपिक समझ में नहीं आता। शिक्षण प्रतिमान में आपके सिलेबस में क्या डाल रखा है? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। अब इस सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में 3 प्रतिमान मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अग्रिम संगठन, एक संपर्तीय प्राप्ति प्रतिमान, एक पूछताछ प्रतिमान, और एक जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान। इन 4 को ढंग से तैयार कर लो, मतलब इनके उद्देश्य तैयार कर लो आप। किन प्रतिमानों के उद्देश्य क्या है, इनकी संरचना क्या है। इससे बाहर लगभग प्रश्न नहीं आता। इसके अलावा शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व है। शिक्षण प्रतिमान पे हाइमन की परिभाषा, हिल्ड की परिभाषा, जायसी की परिभाषा, इन 3 परिभाषाओं को देख लिया। और शिक्षण प्रतिमान में बाकी प्रतिमानों में मनोवैज्ञानिक का थोड़ा सा देख सकते हो और सामाजिक का देख सकते हो। तो ज्यादातर जो प्रश्न आए हैं वो केवल प्रतिपादक पे आए हैं। बहुत ज्यादा मेरे पास डिमांड है कि सर शिक्षण प्रतिमान टॉपिक हमें समझ में नहीं आता। मैं मानता हूं कि शिक्षण प्रतिमान सबसे आसान है, टीचिंग मॉडल सबसे आसान है। यदि आप ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको लगेगा कि प्रश्न यहां से कैसे पूछे जा रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जैसे अग्रिम संगठन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किसने दिया है? डेविड आसुबेल ने दिया है। ये क्या है? एक प्रकार से शाब्दिक अधिगम पे आधारित है, कि बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर किसका निर्माण करता है? नवीन ज्ञान का निर्माण। ये बच्चों को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिखाने में, कोई भी अमूर्त पाठ्य वस्तु को सिखाने में, और प्रत्यय या तथ्यों का बोध करवाने में, और विषय वस्तु को रोचक बनाने में इस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने जो बातें बोली हैं, यही ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए जो बोली है मैंने। अनुभव शंकु क्या है? एडगर डेल। अब अनुभव शंकु क्या है? इसने एक प्रकार से एक त्रिभुज बना दिया, और उस त्रिभुज में इसने बताया है कि सबसे ऊपरी स्तर होता है वो शाब्दिक शिक्षण होता है, व्याख्यान मेथड। उसके बाद आता है मतलब दृश्य सहायक, ऑडियो दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना, फिर प्रेक्षेपी विधियों का प्रयोग करना, फिर चलचित्र प्रेक्षेपी का प्रयोग करना, और लास्ट का होता है भ्रमण, यानी प्रत्यक्ष बच्चे को वास्तविक अनुभव देंगे। वो वास्तविक अनुभव शिक्षण का सबसे बड़ा माध्यम होता है। ये एडगर डेल ने क्या दिया था? अनुभव शंकु। इंपोर्टेंट है, ये टीचिंग लर्निंग एड से जुड़ा हुआ है, याद रखना। बी आ रहा है क्या? वेरी गुड। विकासात्मक प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने दिया है। विकासात्मक प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने नहीं दिया, याद रखना। विकासात्मक प्रतिमान दिया था जीन पियाजे ने, जिसमें उन्होंने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो जेरोम ब्रूनर ने जो दिया था वो कौन सा प्रतिमान था? संपर्त्य, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। आगमन प्रतिमान हिल्ड टाबा ने दिया है। किसने दिया है? हिल्ड टाबा। ये बहुत बार आया हुआ है। तो ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चारों एग्जाम में आए हुए हैं। अग्रिम संगठन को उन्नत संगठन, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल बोलेंगे, इंपोर्टेंट मैंने बोला। अनुभव शंकु, एडगर डेल, पांचों चरण याद रखने। विकासात्मक प्रतिमान जीनियन पियाजे ने दिया है, बस नाम नाम देखना है, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में आता है। और आगमन प्रतिमान हिल टाबा ने दिया है। किसने दिया है? हिल टाबा। आपसे बात करना चाहते हैं, बात सर ऑफलाइन लें ऑनलाइन थर्ड ग्रेड के लिए? ऑफलाइन की मेरे कोडिंग अब नीड्स नहीं है, समय कम बचा है, तो आप ऑनलाइन ले लें जो आपको बेटर लगता है कि हाँ एक बेटर प्लेटफॉर्म है, यहाँ बेटर मिल सकता है, वहाँ पे देख लें। रेट में नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं गुरुजी? बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, बताने का। नंबर नंबर कम क्यों बढ़ा रहे हैं? अब ये तो यार क्या बताएं। देखिए,
सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए जीके की बुक, जीके की बुक कोई भी ले लो, मार्केट में इतनी बुक हैं कि मैं एक बुक का सजेस्ट करूंगा, आपको लगेगा फिर सर व्यावसायिक बातें कर रहे हो आप, कॉमर्शियल बातें कर रहे हो। कई बार तो लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ गाइड करना नहीं चाहिए। यहाँ सिचुएशन ऐसी हैं, जो नमूने हैं वो नमूने बन के रहना चाहते हैं। तो आपको कोई भी चीज के लिए गाइड किया जाए तो तुम उसमें भी व्यवसायिक अर्थ ढूंढने लग जाते हो कि सर इसके लिए क्यों बता रहे हैं आप लोग। तो बेटर ये है कि आप खुद अन्वेषण कीजिए, खुद खोज कीजिए, और उसके बाद अपने हिसाब से मन में आए वो लेके आए। मैं बताऊंगा जरूर थोड़ी है, बहुत सारे यूट्यूबर टीचर्स हैं, आप उनसे भी पूछिए वो क्या बोलते हैं, या खुद अपना दिमाग लगाइए, खुद सेंटर पे जाइए और फिर फर्क कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, वो ज्यादा एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन में सी ऑप्शन गलत है। क्या है? सी ऑप्शन गलत है, विकासांत प्रतिमान जीन पियाजे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत है। शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन रूपरेखा, जुवाइस ने इनको अनुदेशन रूपरेखा बोला था। तीन परिभाषाएं, ठीक है, तीन परिभाषाएं शिक्षण प्रतिमान पे, जुवाइस की परिभाषा अनुदेशन प्रारूप, हिल्ड की आदर्श के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, और एक और है हाइमन की, ये चिंतन प्रारूप है। तीन चीजें देख लो बस, बहुत है। पर्चा प्रतिमान अन्वेषण को खोज बल देता है, ये रिचर्ड सस्मैन ने दिया था 1966 में, भौतिक विज्ञान पे आधारित है, याद रखना। और ये ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में बल देता है, और बच्चों के सामने बच्चों को बार बार प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है, और जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती तब तक वो प्रश्न पूछता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान तथ्य बोध, अब इसमें सब प्रश्न आ गए। अमूर्त संपर्क के ऊपर बल देता है, तथ्यों के बोध बल देता है, और सार्थक शाब्दिक अधिगम पे आधारित है। कौन सा? अग्रिम, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, मतलब एक प्रकार से इसकी विशेषताएं आ गई, उद्देश्य आ गए। जैविक विज्ञान पूछताछ प्रतिमान पियाजे ने दिया, नहीं दिया, किसने दिया था? जोसेफ सक्वाब ने। किसने दिया था? जोसेफ सक्वाब, ठीक है। ये एक प्रकार से समस्या समाधान की योग्यता पे बल देता है कि जहां बच्चा जीव विज्ञानी की तरह खुद अपना अनुसंधान करना सीखे, ये जोसेफ सक्वाब ने दिया था, पियाजे ने विकासात्मक प्रतिमान दिया था। डी गलत है प्रभु, हाँ डी गलत है, एकदम सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही नहीं है। शिक्षण प्रतिमान के तत्वों में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण प्रतिमान के चार तत्व होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, इसको अपन बोलते हैं केंद्र बिंदु। हर शिक्षण प्रतिमान का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो सिलेबस में तीन प्रतिमान है, अग्रिम संगठन, संपर्क प्राप्ति और वैज्ञानिक पूछताछ वाले। तो इन तीन चार को आप ढंग से इनके उद्देश्य भी देख के जाओ, बाकी केवल नाम देख जाओ, बाकी पे नाम के अलावा पूछेगा नहीं प्रश्न। संरचना, संरचना का मतलब होता है कि जैसे मैं विषय वस्तु को प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, अभी जो मैं कर रहा हूं वो संरचना का प्रयोग कर रहा हूं। सामाजिक प्रणाली का मतलब है आप और मेरे बीच में कैसे रिलेशनशिप है। और मूल्यांकन, लास्ट में कौन सी परीक्षाओं का प्रयोग किया जाएगा, ये शिक्षण प्रतिमान के चार तत्व होते हैं। ओके। सामाजिक अंतः क्रिया, निश्चयात्मक प्रतिमान, सूचना प्रतिमान है, ये गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान में आता है, जो बी मेसा मिल्स और बेंजामिन कॉक्स ने दिया था, ठीक है। और निश्चयात्मक प्रतिमान जो है वो व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान में आता है, व्यक्तिगत प्रतिमान। अभिक्रमित मॉडल किसने दिया? स्किनर ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रमित मॉडल स्किनर। रेखीय, साख्य, मैथेटिक्स, तीनों की पूरी संरचना को याद रख के जाइएगा, और इनमें ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनता है। लघु पदों का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता, आत्मगति, आत्म पूर्णबलन, आत्म मूल्यांकन, एक तो 5 लाइन याद रखना। रेखीय जो होता है, छोटे पद होते हैं, बच्चा एक पद को पढ़ता है फिर दूसरे पद पे पहुंच जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए बड़ा उपयोगी है, ठीक है। और जो साख्य होता है उसको आंतरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और निदानात्मक उपचारात्मक होता है, बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं। और जो अवरोही होता है या आपका मैथेटिक्स होता है, उसमें अवरोही श्रृंखला का प्रयोग होता है। ये जो बातें मैंने बोली यहीं से प्रश्न पूछे गए। अभिक्रमित मॉडल स्वतः अधिगम पे आधारित है, एकदम सही है, बच्चा खुद अपने आप लर्निंग से सीखता है। तो इसमें ऑप्शन गलत कौन सा है? बी गलत है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में 7 आते हैं। सर पहले 83 थे, एक तारीख को देखा तो 82.67 हो गए, अब कोई प्रक्रिया हो तो बताएं। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो जो प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन है उसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। नंबर 2 कि पहले नंबर इतने थे, तो कोई भी प्रश्न को लेकर आप कोर्ट के माध्यम से नंबर बढ़ जाएं, वो एक प्रोसेस आपके पास हाथ में बसती है, बाकी कोई बड़ा हाथ आपके पास नहीं बसता है। और दूसरी बात ये, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कम से कम रेट तो पास करवानी चाहिए थी बच्चों के, बेचारों की जिनके 82 पॉइंट रह गए, उनके दिमाग में हमेशा से रहेगा, नेगेटिविटी आ गई, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो क्या है, पात्रता एग्जाम थी तो इतना ज्यादा सीरियसली इसको लेना नहीं चाहिए था। पेपर फोड़ देंगे मनोज जी खोकर, चलो आशीर्वाद है हमारा, फोड़ के आओ आप, तो देखा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, अरे प्रश्न बहुत सारे हैं, ऐसे तो होंगे नहीं जल्दी से।
सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये शिक्षण प्रतिमान के पाठ में आता है। सहकारी अधिगम याद करना, कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है। मैं कहता हूं कि जैसे मेरे माइंड में एक इमेज है, मैंने एक पोस्टमार्टम किया पूरी साइकोलॉजी का, वैसे आप भी तो कर सकते हो। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? जॉनसन स्मिथ ने अवधारणा दी। आपकी पूरी क्लास है, मैं इस क्लास को छोटे समूह में बांट दूंगा, बच्चे आपस में समूह में बांटकर मैं जो प्रॉब्लम दूंगा उस समूह पे चर्चा करोगे, समाधान निकालोगे, व्यक्तिगत रूप से सीखोगे, सामूहिक रूप से सीखोगे, चर्चा करते हुए सीखोगे, अनुकरण करके सीखोगे, अभ्यास करके सीखोगे, करके सीखोगे, STAD विधि का प्रयोग करते हुए सीखोगे। ये बाल केंद्रित उपागम है, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसमें जिज्ञासा विधि का प्रयोग होता है, असाइनमेंट दत्त कार्य विधि का प्रयोग होता है। बस अब मैंने जो बोल दिया, आज तक के पेपर उठा लो, सहकारी अधिगम में इससे बाहर कोई प्रश्न आया तो मुझे बता देना। 2 या 2 से अधिक छात्र मिलकर जिस समस्या का समाधान करते हैं वो कोऑपरेटिव लर्निंग। सिर्फ 3 मिनट में मैंने बोल दिया, तो क्या तुम लोग नहीं तैयार कर सकते? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम वो स्थिति नहीं है हमारी कि हम एक विजेता की तरह पढ़ना चाहें। हम एक बकवास सा एक मेथड, बकवास से एक अजीब सी टेंशन, ठीक है सर मुझे याद नहीं होता है, सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब इन चीजों में उलझे रहते हो। जिन चीजों पे सोचना नहीं चाहिए उन चीजों पे तुम उलझे रहते हो। जब एक साधारण व्यक्ति जो 10वीं बाय ग्रेस पास हुआ वो पूरी साइकोलॉजी को यूं बोल देता है, तुम क्यों नहीं बोल सकते? जो बंदा हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, हिस्ट्री से स्कूल लेक्चर बन जाता है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? मैं मतलब दर्शन शास्त्र, इतिहास, कला, संस्कृति, ये टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी, ये सब मैंने पढ़ाया है और मुख्य जबानी पढ़ाया है। तो प्रॉब्लम फर्क ये पड़ता है कि तुम लोग एक अच्छा मेथड नहीं अपना रहे हो, तुम बोझ मान के कोई चीज को कर रहे हो। सर मेरी तो सुना ही मत मैं बेरोजगार हूं। अरे थे सगड़ा ही बेरोजगार हो बेटा, थे बेरोजगार हो जो ना, इतना जना देख रहे हो नहीं, क्यों देखोगा? थे आराम से सोता रहे, टाइम पर मैच देखता, कोई फिल्म देखता। सभी बेरोजगार हैं। मैं जितना पॉसिबल होता उतना सुन तो रहा हूं। लोग तो आपकी कॉल तक अटेंड नहीं करते हैं, पूरे दिन तो तुम्हारे कॉल अटेंड करता हूं दुनिया भर के, तो फिर भी तुम बकवास करते हो। इसलिए कहता हूं ना कि ज्यादा आदमी को ज्यादा नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए ज्यादा करोगे तो फिर बकवास। जॉनसन स्मिथ ने 1991 प्रतिपादन किया। ये व्यक्तिगत और सामूहिक अधिगम पे आधारित है, एकदम सही है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। ये बाल केंद्रित उपागम है जो STAD क्या होती है? स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। ये एक विधि है जहां बच्चे आपस में मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। जिज्ञासा विधि का प्रयोग, समूह विधि का, ठीक है ना? तो एक एज ग्रुप के एक प्रकार से ग्रुप बना दिए जाते हैं जहां बच्चा समस्या का समाधान करता है। ये एग्जाम में प्रश्न आ गया, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया। मतलब अलग अलग परीक्षाओं को मिलाकर बनाए गए प्रश्नों का एक स्वरूप है। इसमें बड़े समूह होते हैं, ये गलत है। इसमें छोटे समूह होते हैं। क्या होते हैं? छोटे समूह। तो डी ऑप्शन, छोटे समूह होते हैं। क्या होते हैं? छोटे समूह। तो ये डी गलत हो गया। क्या हो गया? डी गलत। 9 नंबर सुमेलित है सहायक सामग्री। देखिए टीचिंग लर्निंग एड को लेकर क्या प्रश्न बन सकते हैं? ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है? विषय वस्तु को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में, विषय वस्तु को स्थायी बनाने में, अधिगम की गति को बढ़ाने में। ठीक है, आप उस चीज को भूल नहीं पाओगे। टीचिंग लर्निंग एड की उपयोगिता, यूटिलिटी, इससे प्रश्न आ जाएगा। टीचिंग लर्निंग एड का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पे ऑडियो विजुअल, ठीक है। प्रेक्षेपण के आधार पे प्रोजेक्शन नॉन प्रोजेक्शन, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो वर्गीकरण है त्रिआयामी है, प्रक्रिया संबंधी सामग्री है, ग्राफिक सामग्री है, ठीक है ना। ये सब पूरा वर्गीकरण देख के जाइएगा आप। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सामग्री में क्या क्या आता है, तो एक वर्गीकरण पूरा देख के जाएं। टीचिंग लर्निंग एड पे नॉर्मल बहुत इजी प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है सर टीचिंग लर्निंग एड, ये दूसरी यूनिट में 3 ही टॉपिक हैं, शिक्षण प्रतिमान, संप्रेषण और सहायक सामग्री। बहुत आसान, आराम से कर जाओगे। बड़े समूह होने से दल शिक्षण हो जाएगा। ये वेरी गुड रंजना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार जी, गुरुजी गर्लफ्रेंड भागी, बढ़िया करो बेटा, तेरा दिनमान सही है जो तेरी भागी। जो कहेंगे नहीं भागी, वन पूछ ले क्या हालत हो रही है बाकी, बाकी हालत पूछ ले। भाग्य तो सुख पाओगे बेटा श्रवण। तेरो नाम है को निकालो घर का, माँ बाप ऐ सोचे कि बेटो श्रवण, श्रवण कुमार की जी न्याल करेगो, माँ बाप ने घुमा के लाओगो। और तू ई उम्र का मैंने ऐ की बावड़ी बात करे। माँ बाप को तो उद्देश्य तो मन लगे है लोगो बैठे, मतलब नाम का विपरीत व्यवहार कर रहे। बागणो तन हो तेरे माँ बाप के लिए, अरे बागणो तन हो तेरे माँ बाप के लिए यार। तू कोई
भागने से तू दुखी हो रही है, बता। श्रवण बेटा, हिंदुस्तान का मायने तो है श्रवण और लेडूब सिंह। सर्वे सहायक सामग्री फिल्म स्ट्रिप, ये क्या सर्वे ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री है? नहीं। ऑडियो में चार नाम याद रखें, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन। इन चारों के सिर्फ नाम देखने, बाकी तो नाम वो देखना ही नहीं है। दर से साम सामग्री में चार्ट आता है, चार्ट के प्रकार पूछ सकता है। मॉडल, गत्यात्मक स्थिर मॉडल, ये 3 में आता है। श्यामपट्ट के ऊपर 3% बनते हैं, जेम्स विलियम ने इसका आविष्कार किया। 3% बनते हैं, तीनों आ चुके हैं। जेम्स विलियम ने आविष्कार किया। 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर पढ़ाया जाता है और श्यामपट्ट को शिक्षक का मित्र कहा जाता है। प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जादू की लालटेन, ये प्रोजेक्टर सब दर से सहायक सामग्री में आते हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वे दृश्य में क्या आएगा? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ये सर्वे दृश्य में नहीं आएंगे, याद रखना। किस में आएंगे? सर्वे दृश्य में नहीं आएंगे। ये रेडियो तो आता है सर्वे में, टेप रिकॉर्डर सर्वे में आता है, लिंग्वाफोन सर्वे में आता है। सर्वे दृश्य लिख रखा तो सी गलत हो गया। प्रेक्षेपी में टीवी, कंप्यूटर, सीसीटीवी, नाटक। प्रेक्षेपी में स्लाइड और ट्रांसपेरेंसी आती है। क्या आती है? स्लाइड और ट्रांसपेरेंसी। टीवी, कंप्यूटर, सीसीटीवी, नाटक, ये हमेशा क्या आती हैं? सर्वे दृश्य में आती हैं। तो इनमें से सही कौन सा है? तो सही इनमें से केवल बी ऑप्शन है, बाकी सब गलत है, सब गलत है, बी सही है। थोड़ी सी साइड हो जाया करो संजू बेटा। तब प्रमोद भाई को समझाओ। कौन सा प्रमोद भाई, क्या हो गया? हो गया? समझ में आ गया? मतलब टीचिंग लर्निंग एड का वर्गीकरण देख के जाना आपको, अच्छे से वर्गीकरण देख लो, बहुत है, फिर कोई टेंशन नहीं। सर मैं यूपी से हूँ, मुझे पीटीआई की साइकोलॉजी पढ़नी है। पीटीआई की साइकोलॉजी पढ़नी है तो एक तो सेकंड वाली किताब आप ले सकते हैं, 8वां एडिशन अच्छा है। और तो क्या बताएं, ठीक है, यही है। मनोविज्ञान डाउटफुल में कोई 2-4 प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी सही है। बुक लेनी है लड़की को जीके की। जीके की बुक क्या बताएं, जीके की इतनी 1000 किताब है मार्केट में, कोई भी ले लो, मैं तो ये कहूंगा। सबसे बढ़िया तो होता है राजस्थान बोर्ड की किताबों को, हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुकुमचंद जैन राजस्थान इतिहास कला संस्कृति एक बेस्ट किताब है, रेफरेंस पढ़ना चाहें तो। बाकी आप कोई भी किताब ले लें। अब मैं हमारे पब्लिकेशन की कोई किताब का नाम बताऊंगा तो वही बच्चे वही स्थिति हो जाएगी, सर आप पब्लिसिटी कर रहे हैं। मतलब आप बोल भी नहीं सकते। यदि आपने अपना ऑनलाइन कोर्स भी जारी कर दिया तो आप बोलो मत उसके बारे में। तो इसलिए आपको जो मन में आए ना वो पढ़ लो। मैं तो यार बोलना भी छोड़ने वाला हूँ तुम लोगों के लिए, इतने नेगेटिव लोग हैं। ये बी ऑप्शन, मुझे तो हर्ट होता है ऐसे बच्चों से, बहुत ज़्यादा होता है। कैसे लोग हैं? बोलो भी मत, बताओ भी, मार्केट में जाओ ले लो जो मन में आए। ग्राफिक सामग्री, प्रदर्शन और अभिनय, ठीक है। ग्राफिक सामग्री में प्रदर्शन और अभिनय आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। ग्राफिक सामग्री में चार्ट आता है, मानचित्र आता है, पोस्टर आता है, पुस्तकें आती हैं। चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, पुस्तक ग्राफिक में आता है। प्रदर्शन अभिनय जो होता है वो एक प्रकार से क्या है, प्रक्रिया सामग्री में आता है। किस में आता है? प्रक्रिया में, गतिविधि में। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री में फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री में आता है श्यामपट्ट, फ्लैनल बोर्ड, खादी बोर्ड, सूचना पट, ये आते हैं, याद रखना। ये नहीं आते फिल्म स्ट्रिप्स, ये प्रेक्षेपी में आते हैं। त्रिआयामी सामग्री में मॉडल और मोबाइल, एकदम सही है। त्रिआयामी में जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का एक साथ ज्ञान हो, तो मॉडल, वास्तविक वस्तु और मोबाइल, मॉडल, वास्तविक वस्तु और मोबाइल, ये त्रिआयामी में आते हैं, याद रखना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का एक साथ ज्ञान, ये सही है। सर्वे सामग्री में फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड नहीं आते। ये फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड इसमें आते हैं, किसमें? डिस्प्ले बोर्ड सामग्री में। तो ये पूरा वर्गीकरण, मतलब एक प्रकार से टीचिंग लर्निंग एड जो है वो 4-5 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा तैयार हो रहा है, याद रखना। कितनी बड़ी बात है, जिसमें अपने उलझे रहते हैं। अपियरिंग वालों का रिजल्ट नहीं आया है तो एलिजिबल है कि नहीं है भाई, अभी कोई नहीं जानता है। रेट ऑफर, रेट ऑफर की बात करूंगा फिर बच्चों को जलन हो जाएगी कुछ। क्या रेट के ऑफर की बात कर रहे हैं कि दशहरे पर या दशहरे के अगले दिन कुछ छूट दे देंगे कोर्स में जिन बच्चों को लेना है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा और व्याकरण शिक्षण, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए संपर्ते प्राप्ति प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने दिया था, और जेरोम ब्रूनर कौन है? जिन्होंने साइकोलॉजी में
त्रिज्य निर्मितवाद दिया था, और वो कहते हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में ये जो प्रतिमान है ना, वो बच्चे की किसी भी अवस्था में बच्चे को कुछ भी सिखाने की बात करता है, ये उसी की बात कर रहा है। तो ये संप्रत्य प्राप्ति प्रतिमान का आंसर है, याद रखना। ये व्याकरण शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, वाक्य संरचना में, आगमन लॉजिक का विकास करने में सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिमान मान जाता है संप्रत्य प्रतिमान। आगमन जो है वो मानसिक क्रियाओं पे बल देता है, हिल टाबा ने दिया था। पर्चा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन ने दिया था, जो ज्ञानात्मक पक्ष विकास पे, जिज्ञासा पद्धति के विकास पे, तर्कणा के विकास पे बल देता है। और विकासात्मक प्रतिमान जीन पियाजे ने, ये चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में आते हैं। ये जीन पियाजे ने दिया था, जो विकास की अवस्था बल देता है। तो इसमें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। आमने सामने की अंतः क्रिया एकदम सही है। यहां बच्चे आमने सामने बैठकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और सीखते हैं। समूह कार्य निश्चित रूप से सही है, बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं। व्यक्तिगत जवाबदेही, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से सामूहिक जिम्मेदारी भी होती है और व्यक्तिगत जवाबदेही भी होती है। संज्ञानात्मक अधिगम, डी ऑप्शन गलत नहीं है। संज्ञानात्मक अधिगम से इसका कोई संबंध नहीं, याद रखना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो होंगे, आमने सामने अंत्यक्रिया होती है, समूह कार्य होता है, व्यक्तिगत जवाबदेही, 1 2 3 सही है। तो डी ऑप्शन 1 2 3। मेरी बुक कहाँ मिलेगी? अवनीश से हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक आती है क्या? अवनीश से हिस्ट्री की आती है, पब्लिक एड की 2 या 3 दिन में आ जाएगी, और समाज शास्त्र की आती है, दर्शन शास्त्र की आती है, और एसएसटी टीचिंग मेथड की आती है। ये 4 किताबें आ रही हैं। 5वीं किताब पब्लिक एड की आ रही है 2 या 3 दिन के भीतर, पब्लिक एड, ये एसएसटी से आती है। फर्स्ट पेपर मेगा टेस्ट में 47 सही हुए हैं। रेखा जी बहुत बढ़िया हैं ये। यदि 47 आपके अवनी वाले टेस्ट में सही हुए हैं तो बहुत गजब है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत गजब का था। मैंने कहा कि यदि 35 प्लस भी होते तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में थे। यदि आप 47 पे गए हैं ना, तो आप ये मान के चलिएगा ग्रेड फर्स्ट में आप सिलेक्शन ले रहे हैं, ये याद रखो आप। और कल जो साइकोलॉजी का हमने मेगा टेस्ट लिया था, यदि उसमें आप 20 प्लस जा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वैसे तो 25 प्लस जाना चाहिए था उस पेपर में, लेकिन फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं यदि जा रहे हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लें इन चीजों को लेकर। अब तो ये करें कि हमने जो पढ़ लिया है, जो याद हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। आप ज्यादा इन चीजों को लेकर ज्यादा सोचोगे ना, तो एक डिप्रेशन हावी होता है और लोग डराने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, थोड़ा सा इस समय रिलैक्स होने का समय है, थोड़ा सा खुश होने का समय है कि यार परीक्षा हो रही है, ऑल टाइम पे हो रही है, और बढ़िया तरीके से, ज्यादा किसी की प्रिपरेशन बढ़िया नहीं है। तो थोड़ा सा इजी वे में एग्जाम देने जाएं, बढ़िया होगा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? तो सहकारी कोऑपरेटिव लर्निंग की एक एक चीज आ गई, मतलब आज तक जितने प्रश्न आए वो सब इसके अंतर्गत आ गए। देखिए, निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है वो इस बात की बात करता है कि बच्चों को छोटे समूह में विभाजित करके और बच्चे स्वयं समस्या का समाधान निकालते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो निर्मितवाद समर्थन करता है। मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या कोई बाबा जी के पास जाओ, कोई भगवती भगवती लगा दे। तो कौन सी प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक व्यू रचना का प्रकार नहीं है, याद रखना। देखिए, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये प्रश्न टॉपिक है कि नहीं है। शिक्षण नीतियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रभुत्ववादी नीतियां और जनतांत्रिक नीतियां। जनतांत्रिक कौन है? जिसमें बच्चा प्रधान है। इसमें कौन सी आती हैं? जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, समस्या समाधान है, प्रोजेक्ट संबंधी है, समीक्षा विधि है, ठीक है, केलर योजना है, स्वामित्व अधिगम विधि बीएस ब्लूम वाली है, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि है, मनोअभिनय जेल मोरेनो वाली है, ठीक है। तो ये सब विधियां, दल शिक्षण टीम टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग है एलन एचिशन वाली, ठीक है, अनुरूपण शिक्षण है। ये सब बाल केंद्रित विधियां हैं। और प्रभुत्ववादी विधि में 5 आती हैं, पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान, प्रदर्शन, अभिक्रमित अनुदेशन और अनुवर्गीय ट्यूटोरियल। सिर्फ 5 याद रखनी है। तो इन पे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं प्रश्न भी लेके आऊं और आपको किताब में इसलिए डाला गया है कि 5 मिनट लगेंगे, आप देख के जाएं, याद रखना। योजना विधि है बाल केंद्रित में। तो प्रभुत्ववादी में कौन सी नहीं है? योजना नहीं है, व्याख्यान है, अनुवर्ग ट्यूटोरियल है, इसमें छोटे समूह में बच्चे टीचर के निर्देशन में समस्या का समाधान करते हैं, और पाठ प्रदर्शन। ये तीनों प्रभुत्ववादी में आएंगी। योजना विधि जो आती है वो लोक केंद्रित में आती है। संप्रेषण प्रक्रिया का भाग नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। संप्रेषण की प्रक्रिया को जब समझेंगे तो प्रक्रिया में आपको क्या याद रखना है? संप्रेषण का स्रोत, संप्रेषण भेजने वाला, मतलब, ठीक है, संप्रेषण, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है जो अगला भेजता है वो किस कोड वर्ड में भेज रहा है। संप्रेषण का माध्यम,
रिसीवर प्राप्त करने वाला, डिकोडिंग किस रूप में अनुवाद करता है, फीडबैक संदेश, ये संप्रेषण प्रक्रिया के पार्ट होते हैं, याद रखना। तो एनकोडिंग होता है, डिकोडिंग अनुवाद करना, माध्यम क्या है, शाब्दिक है, शाब्दिक, क्षेत्रीज कोई पार्ट नहीं होता, तो डी ऑप्शन गलत है, याद रखना। ये भी अपने मेगा टेस्ट में लिया था ये प्रश्न। मिलान सही नहीं है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आप कह दो कि सर बुनियादी तो हमें सूचना प्रक्रिया प्रतिमान ही सिलेबस में, देखो बुनियादी पे 4 से 5 प्रश्न पूछे गए, तो बुनियादी देख के जाना है। बुनियादी को आप मौलिक शिक्षा प्रतिमान भी कह सकते हैं। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए, एक तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में आता है, रॉबर्ट ग्लेसन ने 1962 में दिया है, ये शाब्दिक अंत्यक्रिया पे आधारित है, 10 अंत्यक्रियाओं की बात की गई है इसमें, ठीक है ना। सात शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन कथन, इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो शाब्दिक अंत्यक्रिया पे आधारित। कंप्यूटर प्रतिमान ई लर्निंग पे बल देता है, जो लॉरेंस स्टारो डेनियल डेविस ने दिया था 1965, ये मनोवैज्ञानिक प्रतिमान में आता है। जैविक विज्ञान प्रतिमान अन्वेषण में बल देता है, जोसेफ सक्वाब ने दिया था। और उन्नत संगठन प्रतिमान विशिष्ट से सामान्य बल देता है, गलत है, ये सामान्य से विशिष्ट बल देता है, सामान्य से विशिष्ट, इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर आपकी बुक और कोर्स लाजवाब, अरे बुक और कोर्स लाजवाब होने के बाद भी लोगों को लगता है कि सर आप व्यावसायिक हो, बताओ। अब अच्छा नहीं करो, मान लीजिए मैं कोर्स जारी नहीं करूं, मान लीजिए बुक जारी नहीं करूं, मैं चुपचाप बैठा रहूं, मैं अपनी बुक की खूबियां नहीं बताऊं, या मान लो मैं नहीं कहूं कि यार, तो मतलब वो ज्यादा बेटर है, बोलो मत, अपने बारे में कुछ मत बताओ, ठीक है। आज हर इंसान, जो जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े हैं, अखबारों में उनके ऐड भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया पूरा उन्होंने जकड़ रखा है, रेडियो एफएम पे पूरे दिन उनके ऐड आते हैं, ठीक है ना। मतलब वो लोगों ने हर एक चीज को कैप्चर कर रखा है, ठीक है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, पूरे बोल रहे हैं। हम एक छोटे लेवल पे काम करते हैं, हम एक अच्छी किताब निकालते हैं, कोर्स जारी कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दिया मान लीजिए इसी वजह से, तो फिर वो इंसान गलत हो जाता है, उसकी छवि व्यवसायिक बन जाती है। ये कितनी बड़ी मतलब विडंबना की बात है, हद है। यहां ये नहीं देखा जाता कि यार वो इंसान आपके लिए एक्स्ट्रा में निशुल्क भी तो कितना कर रहा है, ठीक है। पूरा कंटेंट उसने यूट्यूब पे डाल रखा है, हर चीज एक डाल रखी है, पूरी पूरे ऑल एजुकेशन पेपर को लगभग मैंने करवा दिया, पूरी 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी को मैंने करवा दिया। कॉमर्शियल बन जाते हो। उन्नत संगठन प्रतिमान सामान्य से विशिष्ट की बात करेगा, इसलिए गलत है, डी ऑप्शन। इसलिए तुम लोगों के साथ कॉमर्शियल बनना भी चाहिए, मुझे लगता है कि कंप्लीट कॉमर्शियल बनना चाहिए तुम लोगों का, यही वही है उद्देश्य, ही है तुम लोगों के लिए, क्योंकि वो तुम्हें वही अच्छे लगेंगे जो फ्री में कुछ नहीं करवाए, कंप्लीट कॉमर्शियल बन जाए, फिर लिखते रहो। संपर्त्य प्रतिमान का उद्देश्य नहीं है। संपर्त्य प्रतिमान जेरोम ब्रूनर ने दिया था, याद रखना। ये आगमन तर्क के विकास से बल देता है, इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। भाषा विकास से बल देता है, आया हुआ प्रश्न है। चिंतन विकास से बल देता है, मतलब ये 3 बार अलग अलग जगह अलग अलग बिंदु में आया हुआ है, और मैंने तीनों चारों को एक जगह जोड़ दिया, याद रखना, बस ये फायदा ही कर रहा हूं। अमूर्त पाठ्यक्रम का विकास ये नहीं करता है, अमूर्त पाठ्यक्रम का विकास हमेशा याद रखना अग्रिम संगठन प्रतिमान करता है। तो ये चारों प्रश्न आरपीएससी में आए हुए हैं, बस एक प्रकार से हमने एक जगह इनको जोड़ के बताया। ऊपर वाले तीनों संपर्त्य प्रतिमान जेरोम ब्रूनर सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का पार्ट है, और यह अमूर्त पाठ्यक्रम अग्रिम संगठन। अमूर्त का मतलब है बच्चा क्या होता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर नई विषय वस्तु की व्याख्या करता है, यह है इसका मतलब। सर क्या पेपर ईमानदारी से होगा, रामोतार जी? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। अब ये जो जितने लोग हैं ना, ये आप लोग इतना वहां निकालो ना तो मजा भी आए, अपनी ऊर्जा जो दिखानी है वहां दिखाएं तो मजा भी आए। स्थितियां ये हैं, हमें जहां जिस चीज को उठाना चाहिए वहां तो हम उठाते नहीं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? शाखी अनुदेशन, शाखी को मतलब ब्रांचिंग अनुदेशन बोलेंगे, अपन इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, इसको अपन आंतरिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है। निदानात्मक उपचारात्मक होता है, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी कौन सा नहीं है, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है। 3 प्रश्न आए हुए हैं, नॉर्मन क्राउडर ने इसको दिया था। बड़े बड़े प्रोग्रामिंग, आंतरिक प्रोग्रामिंग आ गया। लघु पदों का सिद्धांत का संबंध रेखीय अनुदेशन से है। रेखीय अनुदेशन से 5 सिद्धांतों का, लघु पद छोटे पद होते हैं, सक्रिय सहभागिता, आत्मगति, आत्म पूर्णवलन, आत्म मूल्यांकन।
समूह प्रतिमान जॉन डिवी ने दिया है। जॉन डिवी और हर्बर्ट दोनों ने दिया था, और समूह प्रतिमान जो आता है वो सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान में आता है। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग शिक्षक केंद्रित है, गलत बात है। ये क्या है, बाल केंद्रित है। तो डी ऑप्शन गलत। मतलब लगभग प्रश्न आए हुए सब के सब हो जाएंगे इसके माध्यम से। कौन सा सही नहीं है देखिएगा। अब यहां से एक प्रश्न मैंने बनाया है, और ये प्रश्न एक इंसाइट प्रदान करेगा कि ऐसा प्रश्न भी आया है टीचिंग लर्निंग एड में। पिछली जस्ट भर्ती में बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया था। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, ये ब्लूम ने बताए थे। ऐसा कौन से टीचिंग लर्निंग एड हैं जो तीनों उद्देश्यों पे बल देते हैं? अब देखो, कोई ज्ञानात्मक की बात करता है, कोई भावात्मक की बात करता है, कोई क्रियात्मक, और कोई तीनों की बात करता है। तो ये प्रश्न आया था। टेप रिकॉर्डर में ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों एक साथ हैं। आप सूचना भी प्राप्त कर रहे हो, आप दे भी रहे हो, और आप खुद कर रहे हो, इसलिए क्रिया भी है। चार्ट में भी ये हो रहा है, ज्ञान भी है, भाव मतलब इमोशंस भी है उसमें जो आप बना रहे हो, और आप क्रिया कर रहे हो, खुद बनाए, इसलिए क्रियात्मक भी है। मॉडल भी में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, टेलीविजन में भी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और भाषा प्रयोगशाला और पर्यटन में भी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मतलब ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं कि ज्ञान, भाव और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों का एक साथ प्रयोग कहां किया गया है? तो वो स्पेशली इन सामग्रियों में प्रयोग किया गया। डिस्प्ले सामग्री, डिस्प्ले सामग्री में शामपट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये स्पेशली आएंगे। ठीक है, सही, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे दृश्य साधन में क्या आएगा? सीसीटीवी और नाटक, एकदम सही है। सर्वे सामग्री में कंप्यूटर, वीसीडी नहीं, ये सर्वे दृश्य में आएगा। डी ऑप्शन गलत है। क्या है? डी ऑप्शन गलत है, तो ये देख लीजिएगा। रीट की बुक ले रखी है तो सेकंड ग्रेड की बुक कोई जरूरत नहीं है, रीट वाले में हो जाएगा। सेकंड ग्रेड का स्पेशली ये है। सर शैक्षिक मनोविज्ञान में आपकी बार बहुत सी वर्तनीय अशुद्धि नहीं है एक टॉपिक में। शैक्षिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है आरटी 2011, वो क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी किया गया, तो उसमें उसकी जो शब्दावली थी वो इतनी क्लिष्ट थी कि उसमें कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां रह गई। बाकी साइकोलॉजी में कहीं वर्तनी अशुद्धि नहीं है, साइकोलॉजी के सभी टॉपिक में एकदम क्लियर है। सिर्फ मैंने कहा शैक्षिक परिदृश्य में आरटी 2011 वाले पार्ट में कुछ है, और एक जो नवाचार है उसमें 2022 की जगह एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। बस ये दो तीन, मतलब मुश्किल से 5 मिस्टेक, और आप कोई भी किताब उठा के देखोगे तो 10 से 20 मिस्टेक तो मिलती हैं, क्योंकि अपन कितनी प्रूफ रीडिंग कर लेंगे तो भी रह जाती हैं। तो वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप देखते समझ जाओगे, और वो भी हमने जो आगे एडिशन अभी मार्केट में आपको मिल रहा है नए वाले में, उसको करेक्ट करवा दिया गया है, वो कंप्लीट करवा दिया गया है। बाकी बहुत बढ़िया मैटर है उसमें, कोई कहीं भी किसी बच्चे को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की इतनी बड़ी नहीं है। आप 4 बिंदुओं को लेकर इतना माहौल बना देते हो कि सर हिंदी की बहुत मिस्टेक है, वो है, मतलब नेगेटिविटी फील करवा देते हो, बच्चों को भी मानने लगता है सर इतनी गलतियां गलतियां 4 गलतियां मुश्किल से होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाया गया है? उपयुक्त शिक्षण को प्रभावहीन बताया गया है। उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण विधि का उपयोग, पारितोषिक और दंड का अनुचित उपयोग। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक आपके जुड़ा हुआ पार्ट है सेकंड यूनिट से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और उसमें पिछली बार तो बहुत प्रश्न आए थे, इस बार संभवतः शायद नहीं भी आए। आई के डेविस का योगदान, ब्लूम का योगदान, हंट का योगदान, मॉरिसन का योगदान, ठीक है, हर्बर्ट का योगदान, ये थोड़ा सा इसको देख के जाना है। शिक्षण अधिगम प्रभावी कब नहीं होगा? जब पारितोषिक और दंड का अनावश्यक प्रयोग करोगे, अनुचित प्रयोग करोगे, तो उससे डी गलत हो जाएगा। ओके, डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी सामग्री है, ट्रांसपेरेंसी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ऑडियो कैसेट है। ये तीनों सॉफ्टवेयर सामग्री हैं, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर है, अनुदेशन सामग्री नहीं है। ये एक मशीन है, याद रखना। OHP क्या है? एक हार्डवेयर है, एक मशीन है। ये सॉफ्टवेयर अनुदेशन सामग्री में नहीं आएगा। सामग्री में ये आएगा, छपी सामग्री होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑडियो कैसेट होगी। तो ये समझने वाला प्रश्न था। सर मैं रीड करूंगी सेकंड ग्रेड करो। देखिए ये आपकी ऊपर इच्छा पे डिपेंड करता है। ऑलरेडी आप ग्रेड सेकंड कर रहे थे तो ग्रेड सेकंड करना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप फिर रीड की तरफ जा सकते हैं। मन क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में नेहा जी वीडियो बनाया हुआ है, पुराने पैटर्न से भर्ती हो रही है, वही सेम पैटर्न है जो पिछली बार रहा था, तो ज्यादा कुछ नया है ही नहीं। सेकंड ग्रेड की इंग्लिश की बुक बताएं। बीके रस्तोगी देख सकते हैं, और एक अपने अवनी से भी इंग्लिश की हमने एक अच्छी किताब निकाली है। दोनों गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, अच्छी किताब है वो, देख सकते हो आप।
रिटमेंस की क्लास शुरू कर रखी है, रिटमेंस की क्लास। सहकारी अधिगम से तात्पर्य, कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या तात्पर्य? दो या दो से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं? नहीं, ये शिक्षक से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट ही नहीं याद रखना। दो या दो से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं टीम टीचिंग, दल शिक्षण, जो लैंगिस्टर ने दिया था, अमेरिका सन 56 में शुरुआत हुई कॉन्सेप्ट है। जहां बच्चे आपस में समूह में सीखते हैं वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो बी ऑप्शन सही है, दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं। इसके सहकारी अधिगम के जितने प्रश्न बन सकते हैं सब आ गए। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में सम्मिलित एक गतिविधि टीचिंग लर्निंग ऐड नहीं है? गतिविधि को अपन प्रक्रिया संबंधी सामग्री बोल सकते हैं। गतिविधि का मतलब है जिसमें अपन करके दिखाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कौन सी नहीं है? सर आपकी बुक बहुत शानदार है लेकिन अशुद्धियां पहले वाले मनोविज्ञान नहीं थी। अरे साइकोलॉजी में अशुद्धि नहीं है, शानदार है किताब। मैंने कहा एक टॉपिक है आरटी 2011, उसके कुछ उसमें वर्ड्स जो हैं वो मतलब मैंने कोशिश की थी, देखी 2 बार प्रूफ रीडिंग की, लेकिन वो रह गए, पता नहीं आंखों कैसे रह गया। आगे उसको सही करवा दिया गया है, तो वो रह गई। अब क्या बताएं भाई, वो भी एक टॉपिक में और एक नवाचार में एक बिंदु में सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ, वो तुरंत देखते ही पहचान जाओगे आप। बाकी बहुत गजब बुक है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे वाले में यदि 35+ हो रहे हैं तो बढ़िया हैं, यदि अपने परिव्याख्याता में बहुत बढ़िया है, यदि 35+ हो रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी सिचुएशन है। अपने वाले में, अवनी वाले में यदि 25+ हो रहे हैं तो एक फरी और करवा देंगे आप लोगों का। गुस्सा आए तो क्या करें, कंट्रोल नहीं होता है। स्वयं गुस्सा आए तो दीवार से सिर भिड़ाओ, मजा आएगा, फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। ये ये चीजें क्या होती हैं, ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि सर गुस्सा आए तो क्या करें। ये सब कुछ अपने को करना है लाइफ में, हर चीज। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कभी दूसरे को मत दे, कभी मत दो, याद रखना। अपना रिमोट कंट्रोल हमें अपने पास रखना है। और ये चीज हमेशा याद रखो कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं कारणों में जाऊं। गुस्सा आता तो मैं ऐसा बिहेवियर क्यों करता हूं, मुझे देखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप बाहर तलाशने की कोशिश ना करें, ये आपके अंदर हैं। तो और सबसे बड़ा तरीका मैंने कहा, एक बार जब भिड़ा लोगे तो पता लगेगा, अरे यार गुस्सा तो नहीं करना भाई, कभी नहीं करना। फूट जाएगा, अरे कुछ नहीं फूटेगा। फूटेगा तो इस कम से कम ये फील तो होगा ना कि दोबारा गुस्सा तो नहीं करना कम से कम। देखना है गतिविधि, ओवरहेड प्रोजेक्टर। देखो ओएचपी भी बहुत प्रश्न आया, ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब समझ रहे हो, ओएचपी का बहुत प्रश्न आया ग्रेड फर्स्ट में। जो सिर के ऊपर से जिसका प्रतिबिंब और जस्ट पीछे बनता है उसको ओएचपी बोलते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंसी को डाल के और विषय वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर है। ये हार्डवेयर सामग्री में आता है। ठीक है, नाटक में अपन करके दिखाएंगे, प्रदर्शन में आप करके दिखाओगे, और भ्रमण में आप करके दिखाओगे। तो ये तीनों क्या होती हैं, गतिविधि आधारित सामग्री होती हैं। और ओएचपी जो है ना, इसमें आपको कुछ करने वाला कुछ नहीं, उस ट्रांसपेरेंसी को डाला और वो बड़ा करके दिखाएगा। तो ज्यादा ए ऑप्शन गलत है, याद रखना। अवनी हिस्ट्री बुक का नाम बताएं। अवनी की रामोतार अडीग लेखक हैं, अवनी के, उनकी किताब है, और उनके राजस्थान इतिहास पे भी एक बहुत अच्छी किताब आ रही है। स्कूल लेक्चरर हैं और बहुत मेहनती बंदे हैं रामोतार जी। हिस्ट्री की बुक है, पतली सी बुक है। बाकी तो कोई भी ले लो आप। संप्रेषण की प्रकृति क्या है, कम्युनिकेशन पे हर ग्रेड फर्स्ट में 2 प्रश्न आए। तो कम्युनिकेशन और शिक्षण प्रतिमान, मतलब ये तीनों टॉपिक इजी हैं। मैंने तो आज जो आपने इसको ढंग से सुन भी लिया ना, तो आपके लगभग ये तैयार हो जाएंगे, याद रखना। मतलब इसको पढ़ना कैसे है, ये इतना बड़ा पार्ट नहीं है कि तुम इसमें 25 घंटे दो। यदि तुम ईमानदारी से 5 घंटे इसके ऊपर एनालिसिस कर लोगे ना, इन तीनों टॉपिक पे, तो यहां से 6 प्रश्न आएंगे या 7 प्रश्न आएंगे इस बार। आपका गलत नहीं हो सकता, ये मेरी बात याद रखना। ये हर ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं। ये जब तक आप किसी चीज का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक आप बेटर नहीं कर पाओगे, याद रखना। सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, कक्षा के विचार विमर्श, तत्कार्य असाइनमेंट, नोट्स लेना, ये दो तो कदापि नहीं हो सकते, पता है। विचार विमर्श हो सकता है संप्रेषण में, लेकिन कक्षा कक्ष के विचार विमर्श तक संप्रेषण को सीमित कर देना, ये उसका एक नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। संप्रेषण की प्रकृति क्या है, संप्रेषण स्पेशली सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, मुख्य प्रकृति में आएगा सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया, सूचना को प्रसारित करने की प्रक्रिया, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, ये इसकी प्रकृति के मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आरपीसी में आया हुआ प्रश्न है वैसे। निम्नलिखित में से 25 का कर दिया। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं?
तो कक्षा से मैंने बताया था लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, उपयुक्त सभी हो सकता है। कक्षागत संप्रेषण में मौखिक तो होता ही है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। लिखित ही हो सकता है, मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया। और सांकेतिक ही हो सकता है मेरी आंखों से और मेरे चेहरे से। कई बार तुम फीलिंग समझ जाते हो, कई बार आप कहते हो सर आज खिन से कैसे लग रहे हो, आज गुस्से में कैसे लग रहे हो। तो ये चीजें क्या है, जैसे मैं आपके चेहरे के भाव पढ़ लेता हूं कि आज बच्चों का एटीट्यूड ये, आज बच्चों का नजरिया कि आज कमी निकालनी है, आज सर को ट्रोल करना है। तो वो एक अशाब्दिक संप्रेषण जिसका बड़ी भूमिका होती है, कि इसलिए ऑफलाइन क्लासेस का एक बड़ा फायदा होता है कि वहां जब अपन आपस में मिलते हैं तो आप मेरे इमोशंस को पढ़ पाते हैं और मैं आपके इमोशंस को पढ़ पाता हूं। तो ये एक प्रकार से एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि चेहरे पढ़ना, चेहरे के भाव को समझ जाना, ये कक्षागत संप्रेषण का इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यू रिट कब आएगी पूजा जी? न्यू रिट शायद आ जाएगी जल्दी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जनवरी में पॉसिबली इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जनवरी दिसंबर में भी आ जाए, शायद अभी आ सकता है। मतलब जनवरी फरवरी में मान रहा हूँ कि एग्जाम करवा सकते हैं दूसरा अगली रीट की, जनवरी फरवरी में अगली रीट की एग्जाम करवा सकते हैं। ओके जी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पे कार्रवाई करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है? देखिए अपने सिलेबस में सूचना प्रक्रिया प्रतिमान है, तो आपको स्पेशली यही पढ़ के जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शैक्षिक परिदृश्य की बुक बहुत अच्छी, शैक्षिक परिदृश्य में हमने कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफिशियल जो मैगजीन्स होती हैं वहां से पूरा मैटर लिया है। तो बहुत अच्छा मैटर डाला है मैंने, मेरे मार्केट में आप कंपेयर करके देख लेना यदि किसी किताब में आपको इससे अच्छा मैटर मिले तो। मतलब आज नवीन शिक्षा नीति पे लगभग किताबों में डाल रखा, नवीन शिक्षा नीति ये है। किसी ने ये नहीं डाला कि नवीन शिक्षा नीति में राजस्थान की भूमिका क्या है। अपने वाली किताब में राजस्थान की भूमिका क्या है हमने डाला है, राजस्थान की भूमिका क्या हमने डाला है। विद्यालय प्रबंधन में सिर्फ एसएमसी का जिक्र किया हमने, एसएमसी एसडीएमसी दोनों डाली। मतलब एक जो सिलेबस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो मैटर होना चाहिए। आगमन चिंतन प्रतिमान सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया प्रतिमान में है, सामाजिक पूछताछ बी मैक्सिमल्स बेंजामिन कोक्स ये सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान में होता है, संपर्ते भी सूचना में है। तो सी ऑप्शन गलत है, ये सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान। प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है? कई बार चर्चा कर दी, विलियम गलेजर ने तो बुनियादी शिक्षा प्रतिमान दिया है, बुर्नर ने संपर्ते प्रतिमान, जीन पियाजे ने विकासात्मक प्रतिमान, डेविड आसुबेल ने अग्रिम संगठन। प्रगतिशील, तो ये भाषादेव कितनी चेंज हो रही है। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य उपयोगिता क्या है? आगमन तर्क का विकास, मानसिक क्रिया का विकास, सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्षमता का विकास, ये सामाजिक अंत्यक्रिया प्रतिमान का उद्देश्य है। सूचनाओं के आधार पर समस्या पे तर्कपूर्ण ढंग से विचार करना, ये सही है। देखिए आगमन तर्क पे विकास से जो बात करता है वो कौन करता है? संपर्ते प्रतिमान। तो ये उद्देश्य किसका हो गया? संपर्ते का हो गया। किसका हो गया? संपर्ते का। ठीक है। मानसिक ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से बल जो देता है, तो अब ये कंफ्यूजन कर रहा है, ज्ञानात्मक पक्ष से विकास से बल देता है, लेकिन मानसिक क्रिया के विकास पे आगमन प्रतिमान का नाम आता है। मानसिक क्रिया शब्द जो आएगा वो कहां पे आएगा? आगमन प्रतिमान में। तो ये कहां याद रखना है आपको? आगमन याद रखना है। सामाजिक उद्देश्य ये सामाजिक अंत्य क्रिया प्रतिमान। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पे तार्किक रूप से विचार करना, ये इसका विज्ञान परीक्षा प्रतिमान का होता है, कि बच्चा जो होता है समस्या समाधान पे तार्किक लॉजिकली चिंतन करता है, विचार करता है और समस्या समाधान करता है, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन यहां पे ज्यादा सही है, बाकी ये सब किसी और के हैं। अगला देखो, कौन सा अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तकनीकी की जब भी बात करेंगे, तकनीकी पे कितने प्रश्न पूछे गए हैं सुन लीजिएगा, मेरे नाम जो बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से। शिक्षण तकनीकी शब्द का प्रयोग ब्राइमोर जोन्स ने किया, ठीक है। बाद में सिडनी प्रेस ने शिक्षण मशीन शब्द का प्रयोग किया, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। भारत में स्पेशली इस बात से माना जाता है कि जब दिल्ली के अंतर्गत जो एसटीएडी की स्थापना हुई वहां से मतलब भारत का नहीं पूछता है, देखना। वैसे स्किनर ने जो अभिक्रमित अनुदेशन संगठन 1966 में स्थापना की, वहां से भी शिक्षण तकनीकी के विकास को एक गति मिली। तो ब्राइमोर जोन्स जरूर याद रखना और सिडनी प्रेस याद रखना, दो तो नाम ही याद रखना। फिर शिक्षण तकनीकी को अपन चार भागों में डिवाइड करते हैं। शिक्षण तकनीकी होती है, एक अनुदेशन तकनीकी होती है, एक व्यवहार तकनीकी होती है और एक अनुदेशन प्रारूप प्रशिक्षण मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। तो जो शिक्षण तकनीकी होती है
अनुदेशन तकनीक क्या होती है? एक तो शिक्षण तकनीकी होती है। तो शिक्षण जो तकनीकी होती है उसमें तो कौन आते हैं? मोरिसन, जिन्होंने बोध प्रतिमान दिया था एक प्रकार से, ठीक है। हंट, जिन्होंने चिंतन प्रतिमान दिया है। और हर्बर्ट, जिन्होंने स्मृति प्रतिमान दिया था। ये तीनों देख के जाना। फिर दूसरा आता है आपका अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन जो तकनीकी है इसमें कौन आएगा? जेरोम ब्रूनर इसका पार्ट है, ग्लेजर इसका पार्ट है, आसुबेल इसका पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा स्किनर भी अनुदेशन तकनीक में आता है। व्यवहार जो तकनीकी है उसमें स्किनर भी आता है, फ्लेंडर भी आता है। कौन आता है? स्किनर और फ्लेंडर दोनों आते हैं। लेकिन मोरिसन यहां जो डी ऑप्शन दे रखा है वो किसका पार्ट है? शिक्षण तकनीकी का। मोरिसन कौन थे? जिन्होंने बौद्ध प्रतिमान दिया था। तो थोड़ा सा समझना है यहां पे, ये चीजें आपके एग्जाम में पहले पूछी गई हैं। तो ब्रूनर, ग्लेजर और आसुबेल का संबंध अनुदेशन तकनीकी से, इसमें स्किनर भी इसमें आता है। और मोरिसन किससे संबंधित है? शिक्षण तकनीकी से। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और पेज पे 8 लिखा और अंदर 7th एडिशन। हाँ वो अंदर चेंज करना भूल गए उसको। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? अच्छा प्रश्न है ये। पाठ्यक्रम देखो, शिक्षण प्रतिमान से आप समझिएगा शिक्षण प्रतिमान क्या है। शिक्षण प्रतिमान एक अनुदेशन प्रारूप है जो शिक्षक के लिए गाइड का काम करते हैं। भाई जैसे मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, कैसे आपके व्यवहार में परिवर्तन करूं, कैसे मैं पाठ्यक्रम का निर्माण करूं, कैसे मैं कक्षा के अच्छे वातावरण का निर्माण करूं, ये सब करने के लिए मुझे जो गाइड करेंगे वो शिक्षण प्रतिमान करेंगे। शिक्षण प्रतिमान शिक्षा को एक कला का रूप प्रदान करते हैं, मुझे बताते हैं कि तुम्हारे लिए बेटर क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये याद रखना है। तो ये एक बड़ा इनकी भूमिका होती है। तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, अनुदेशनात्मक विषय वस्तु का विकास व चयन करना, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशित करना, ये तीनों इसके उद्देश्य होते हैं। लेकिन यहां चौथा ऑप्शन दे रखा है सामाजिक कौशल का विकास। अब यहां देखो कई चीजें को रिलेवेंट होती हैं। मैं इसलिए बोलता हूं एक टॉपिक यदि ढंग से तैयार हो गया तो दूसरा आपका अपने आप हो जाएगा। और मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक छोड़ दिया तो दूसरा भी तैयार नहीं होगा। सामाजिक कौशल का विकास जो होता है वो सहकारी अधिगम का होता है। किसका होता है? वो सहकारी अधिगम का होता है। तो ये सहकारी अधिगम से जुड़ा हुआ है। अब ये आपके दिमाग में आपको लगेगा सर चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन सोशल स्किल्स जो है वो सहकारी अधिगम का है, इसलिए आपको माइंड में रखना है। ऐसे डिफरेंट करने की ताकत भी आपके अंदर होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। अब ये प्रश्न आसान है, लेकिन इस बच्चे को यदि प्रश्न को दोबारा पूछ लिया जाएगा बच्चे गलत करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर का गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। डी ऑप्शन, बाकी क्या है? सब सही है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये सब प्रश्न आप लोगों के हो गए, याद रखना। ये उस किताब में नहीं, उस किताब में ये हो गए हैं आईसीटी का। और मैं एक कर लूंगा आईसीटी के अलावा एक स्कूल मैनेजमेंट का और एक करंट पे भी मेरा विचार है कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि कैसे क्या पढ़ना है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमने फ्री टेस्ट सीरीज करंट का हम करवा रहे हैं, फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। अपने देसिंग धाबाई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी जब करंट की हम पीडीएफ उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब जिन्होंने कोर्स लिया है उनको स्कूल मैनेजमेंट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक पीडीएफ हमने शेयर की है। उनको दोबारा इंग्लिश के लिए हम फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकते हैं, उनके लिए भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। हिस्ट्री का भी मैं सोच रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक कलेक्शन मैं आप लोगों को दूं। इतना सब कुछ हम कर रहे हैं आपके लिए, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, याद रखना। लेकिन फिर भी तुम कई बार स्वार्थ ढूंढ देते हो तो थोड़ी खिन्नता पैदा होती है कि यदि कोई इतना बेहतर करे आप लोगों के लिए और फिर भी तुम कहीं ना कहीं पैर खींचने की कोशिश करते हो। होना ये चाहिए कि तुम हाथ पकड़ के कहो सर बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो इस धरती पे अधिकतर लोगों की प्रकृति और मनोवृत्ति ये बन चुकी है कि हम केवल पैर खींचने में विश्वास रखते हैं, हम किसी चीज को प्रोत्साहित करने में, आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, मैं आपको मोटिवेशन इसलिए सबसे अधिक देता हूं कि मोटिवेशन इसलिए देना जरूरी है क्योंकि दुनिया में सब लोग नेगेटिव भरे पड़े हैं। लोगों के दिमाग में इतना नेगेटिवपन है कि यदि कोई एक इंसान तुम्हें पॉजिटिवली बोल देता है कि हमें अच्छा करना है, जीत जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान आज नकारात्मकता से भरा पड़ा है। सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का
फल होता है। तो कभी मत इंतजार करना कि कोई संजीवनी लेके आएगा। ये संजीवनी यही है कि आप मेहनत कितनी सटीक और कितनी सार्थक करते हैं, इसी पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कोशिश की है मैंने इन 3 टॉपिक की हर पर्सन को छूने की। इन तीनों टॉपिकों को लगभग चीजें मैंने बताने की कोशिश की है कि इसमें कैसे प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। कंप्यूटर आईसीटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली उपागम पे एक सेशन और कर लूंगा, संभवतः कल ही हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आप सभी को, और मस्त रहा करो। दिमाग में कोई प्रकार का डर मत रखा करो, दुनिया है कहेगी। जब आप ये सोचो कि धीरे सर को लोग ये बोल देते हैं, मतलब बोलते तो एक दो ही बच्चे हैं वैसे, इनसे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एक दो बच्चों ने भी क्यों बोला जब अपने गलत करते नहीं है। तो ये याद रखो कि जब आपको तो बोलना ही है, आपको तो लोग बोले ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि भला कोई नहीं चाहता, याद रखना, कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, सब गिराने में लगे हुए हैं। तो मस्त रहा करो। इग्नोर करना ही जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है, और अपनी सफलता से जवाब देना सबसे बड़ा हथियार है। तो आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जितनी नींद आती है उतनी ले लें, कम आती है ज़्यादा आती है, इन चीज़ों को लेकर तनाव में नहीं रहें। कम याद होता है ज़्यादा याद होता है, इन चीज़ों को छोड़ दें। अब एक बार आंखों से जितना मैटर निकाल लोगे ना फटाफट सरसरी तौर पे, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रह जाएगा। तो ये एक तरीका है। और कोई विशेष हो तो बताएं। सर आईसीटी मैनेजमेंट की बुक कब आएगी? अलग क्या अभी कर रहे हैं उसको, पब्लिक एड क्लास लगा दो सर। आईसीटी आप बहुत कुछ करते हो सर। अरे कुछ नहीं करते हम तो, आप ही करते हो सर। प्लीज़ क्या बता रहे हैं सर? हिंदी की एक मॉडल पेपर और ऐप पे, ठीक है। और कोई बताएं, और कोई विशेष सवाल हो तो आपका। थैंक्स थैंक्स, ओके ठीक है। पेन जरूर जरूर। और कोई विशेष बिंदु है? अगर आईसीटी बुक अलग कर रहे हैं उसको, ठीक है, ओके, उसमें क्वेश्चन भी डाल देंगे इस बार, ठीक है। ओके, एडिशनल वालों का भाई अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, मस्त रहें खुश रहें।